हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका मन भैया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी परफेक्ट शॉर्ट सीरीज, जिसमें एक ही वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे एकदम क्लियर, और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं वीडियोस में से आएंगे। सो दिल लगा के पढ़ाई करिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और जो जो पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि चीजें आपके माइंड में स्टोर हो। तो मन लगा के अब स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो बहुत सारे रिएक्शंस रिपीट होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो ये चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। प्यारे बच्चों, बोर्ड्स पास है और मैं आपके लिए हमेशा यहां पे खड़ा हूं कि आप लोग अच्छे से अच्छा करें। सो चलिए मिलकर पढ़ाई करते हैं और कुछ अच्छा और बड़ा करते हैं लाइफ में। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमें ये देखना होता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, उन टाइप्स को डिटेल में स्टडी करना है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को याद करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ नई चीजें बनाते हैं जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ना नए एटम क्रिएट होते हैं ना एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम्स का क्या होता है? रीअरेंजमेंट। इट इज लाइक जैसे कि आपकी क्लास होती है तो उसमें हर दिन बच्चे तो सेम ही रहते हैं ना, बट वो कभी इधर बैठे होते हैं कभी उधर बैठे होते हैं, तो हर दिन क्लास का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो उसी तरह केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों की, केमिकल के जो एटम्स होते हैं वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। यानी कि ना नए एटम्स फॉर्म नहीं होते हैं, उन्हीं एटम से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा नई चीजें फॉर्म होती है और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है। The change that results in formation of one or more new compounds. Chemical changes are also known as chemical reactions. याद रहेगा, बहुत बढ़िया। याद रखना, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज की बात करें तो देखिए, कहीं पर अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, या तो वहां पे गैस इवॉल्व होगी, जैसे बुलबुले निकल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या तो हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर हो, मतलब टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे। टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर घटेगा एंडोथर्मिक, वो भी केमिकल रिएक्शन है। या तो हो सकता है कहीं पे प्रेसिपिटेट बने, मतलब जो हम दो चीजों को मिक्स करें तो वहां पे कुछ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो, सॉलिड सब्सटेंस को ही प्रेसिपिटेट कहा जाता है। हो सकता है कलर में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए। यहां पे हम आई टैब में आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई देंगी जिसमें हमने सारे रिएक्शंस करे हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और हो सकता है लाइट या स्मेल प्रोड्यूस हो। ओके, वेरी वेरी गुड। तो चलिए अब इसे अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे घरों में भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे कि देखिए ये जंक लगना, जैसे लोहा क्या है इसमें जंक लग गया है, सो इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। जंक लगना इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। हम खाना पकाते हैं, इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेड नाइट्रेट को हीट करा जा रहा है, हीट करेंगे तो यहाँ पे भी एक केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन। जो देखिए केला है ये एकदम हरा है, ताजा है, थोड़ा पका एकदम सड़ गया, सो इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। जो भी आप नेचर में देख रहे हैं नॉर्मली, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। हम लोग भी छोटे से बड़े हो रहे हैं, बुढ़े होंगे, दुनिया से गायब हो जाएंगे, बट इसी लाइफ में हमें कुछ बड़ा करना है और कुछ धमाल करना है और मन लगा के अपने कर्म को पूरा करना है। ठीक है। तो देखिए, तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस है। एज यू कैन सी हमारी बॉडी भी एक केमिकल मशीन है और हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो ही जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अब आते हैं मेन चीजों के ऊपर कि केमिकल रिएक्शंस को लिखे कैसे। ठीक है, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से देखिए, ये है आपके रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट सब्सटेंसेस वो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और ये प्लस का साइन है कि दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये इनकी फिजिकल स्टेट से रिप्रेजेंट कर, जैसे जी लिखा हुआ है, ये इनकी फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है कि गैसेस हैं। ओके, वेरी गुड। अब देखिए जो एरो है ये बता रहा है कि इनको मिक्स करके ये बनेगा 2H2O, दैट इज वाटर। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला और इसका फिजिकल स्टेट। ओके,
दैट्स गुड। तो ये आपको समझ आ रहा है, सिंपल सी बातें, बहुत इजी सी बातें हैं। इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा जो कई बार पूछ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक होता है वर्ड इक्वेशन, जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन वर्ड्स में लिखी हुई है, बट वर्ड्स में लिखने के लिए आपकी पेन की इंक खत्म होगी, तो हम आपके पेन की इंक बचाएंगे। तो हम इसे इतना लंबे वर्ड्स में ना लिख के इन्हें शॉर्ट लेटर्स में लिखेंगे, इनकी सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसी वजह से इनको कैसे लिखा जाता है, ऐसे ना लिख के सिंपल से कैसे कहा जाता है, स्केलेटल इक्वेशन लिखी जाती है। क्या? स्केलेटल इक्वेशन यूजेस केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला मतलब अब जिंक की जगह Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4, जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस की जगह H2। क्लियर है बात? बट यहां पे अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब हम बैलेंस की बात अभी कर रहे हैं ना, इसे हम देखेंगे बैलेंस का मतलब क्या होता है। जैसे लाइफ में होना चाहिए बैलेंस, उसी तरह केमिकल इक्वेशन भी होनी चाहिए बैलेंस्ड। अब केमिकल रिएक्शन में बैलेंस का मतलब क्या होता है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, balanced chemical equation, some same number of atoms in each element or reactant and product side। मतलब balanced chemical equation का मतलब क्या है, चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं और इसे देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता है जब हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। MgO दिख रहा है ना। अब देखिए, गिनिए, Mg रिएक्टेंट में एक है, क्लियर है, एक एटम है। मैग्नीशियम प्रोडक्ट में एक एटम है, दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहां पे ऑक्सीजन के सिर्फ एक ही एटम है, यानी कि गड़बड़ घोटाला। हाँ, गड़बड़ घोटाला है, एक ऑक्सीजन कम है वहां पे। तो कोई इतना महान नहीं बनना है कि यहां पे हमने जाके 2 लिख दिया। इट इज रॉन्ग, बिकॉज हम ये केमिकल फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, तो हम वहां पे 2 नहीं लगा सकते, अभी एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम क्या कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट में लगा सकते हैं। जैसे जो नंबर होते हैं ना आपके, याद है मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे 5x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 5। उसी तरह MgO का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2। अब देखिए, अगर मैं यहां पे 2 लगा देता हूं तो ये 2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2। लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन क्या थे, ऑक्सीजन 2 था, वो पहले 1 लिख दिया था, तो सही कर लेना, ऑक्सीजन 2 है, क्लियर है। लेकिन मैग्नीशियम तो 1 ही है, तो हम इसके आगे भी कोफिशिएंट के आगे 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब देखिए, 2 मैग्नीशियम रिएक्टेंट में, 2 एटम ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसी चीज को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो पहले लिखी थी 1 बैलेंस थी, क्योंकि दोनों तरफ एटम्स बराबर नहीं थे, यानी कि एटम्स बराबर होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उसी को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये कैसे अचीव किया जाता है, बाय एडजस्टिंग कोफिशिएंट। हमें सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करनी होती, मतलब मैं यहां 2 नहीं लगा सकता, बट कोफिशिएंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे कुछ नहीं था तो 1 था, बट हमने 2 लगा दिया। ओके, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन लगा के पढ़ते रहो, समझते रहो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे बढ़िया। अब देखिए, एक चीज समझिए, ये जो हमने ये सारी चीजें करी हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन को आपने इस तरीके से लिखा है, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में आता है कि हम ऐसा बैलेंस कर ही क्यों रहे, व्हाट इज द रीजन ऑफ बैलेंसिंग। तो वहां पे आपको लिखना है, हम इसे बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्यारे बच्चों, हमें ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास डिस्ट्रॉय होगा ना मास क्रिएट होगा। तो अगर एटम कम ज्यादा हो गए तो मास कम ज्यादा हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, क्लियर है, ताकि मास इन रिएक्टेंट एंड मास इन प्रोडक्ट सेम रहे। बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट। चलिए, अब जैसे देखिए, वही जो हमने एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसी को देखिए, लिखने के लिए हमने यहां पे लिखा है, जैसे यहां पे Mg प्लस O2 MgO। तो हमें दिख रहा है कि यहां पर ये बैलेंस नहीं है, जैसा भी बताया था, यहां पे एक, यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का भी 1, तो बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करना है, तो हमने दोनों तरफ पहले चीजों को काउंट करा। तो एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए जरूरी है। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में
मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें पता लगी। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम कोफिशिएंट लगाएंगे। तो हमने MgO के आगे 2 लगाया तो प्रोडक्ट में 2 हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, बट रिएक्टेंट में तो मैग्नीशियम एक ही था, तो अब हमने मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी चीजें बैलेंस हो गई। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट एग्जाम्स में आप कर लेंगे बहुत इजीली, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तब ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस करने के काफी तरीके होते हैं, ये आपको हमारी आई टैब पे जाएंगे तो इस वीडियो में हम बहुत सारी क्वेश्चंस को बैलेंस करेंगे, आप वहां पे देखिएगा। ओके, अब देखिए, अब मेन चीज आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो चलिए हम मेन टाइप्स की बात करते हैं, देखते हैं क्या भला है। ये बहुत ईजी है, नो टेंशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दूसरी भाषा में सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को कंबाइन करके कोई नई चीज बनाई जा रही होती है, एक चीज। जैसे कि यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा है A+B = AB, मतलब दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलके कुछ एक चीज बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो कॉम्बिनेशन में जुड़ रहे हैं। अगला है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है, एक ही सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा चीजों में। जैसे कि AB है तो ये ब्रेक डाउन हुआ A में और दूसरा B में, क्लियर है बात। इन सब के एग्जांपल्स हम देखेंगे। अब डीकंपोजिशन में 3 टाइप के डीकंपोजिशन होते हैं, याद रखने का है। एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन, यानी कि जहां पे ये एनर्जी देंगे हम, मतलब हम AB को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, हमें तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी हम 3 तरीकों से दे सकते हैं, या तो हीट की फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या तो लाइट की फॉर्म में। तो जब हम उसे हीट की फॉर्म में देंगे तो उसे कहलाएंगे थर्मल डीकंपोजिशन, यहां पे हीट की वजह से रिएक्शन हो रहा है। दूसरा है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, यहां पे हम लाइट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तीनों ही डीकंपोजिशन और तीनों के हम एग्जांपल और अच्छे से सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगला है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा देता है, बट कंडीशन क्या है, जो मेटल हटाने जा रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जिसको वो हटा रहा है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि दो लोग टेबल किसी बेंच पे बैठे हुए हैं और कोई तीसरा आदमी आता है और बोलता है कि आप साइड हो, मैं यहां बैठता हूं, तो वो तभी हट पाएगा क्योंकि जो जब नया बैठने वाला उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्लियर है बात। सो दिस इज इट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जैसे देखिए, अगर मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये BC साथ था और एक A अकेला था, तो क्या हुआ, A आया, उसने B को हटाया C के साथ और खुद जाके वहां पे जुड़ गया AC, और B बेचारा अकेला हो गया, ठीक है। उसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, जैसे यहाँ पे ABCD है, तो अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। यहाँ पे A D के साथ कंबाइन हो गया, C B के साथ कंबाइन हो गया, AD + CB, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होते हैं जहां पर एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है। आप यहां पे जाके आई टैब में जल्दी से वीडियो देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट। अगला एक रिएक्शन होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के ही फर्दर एग्जांपल्स है। एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए प्यारे बच्चों, एसिड और बेसिस के बीच में होता है। जब एसिड और एक बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो सॉल्ट होगा वो ना एसिड होगा ना ही बेस होगा, अगर एसिड और बेस दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो, क्लियर है बात। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर इसके बाद एक आता है रिएक्शन जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो भी हम डिटेल में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, शॉर्ट में याद रखना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगी, रिडक्शन में ऑक्सीजन हटेगी। अभी के लिए मतलब इसमें तो बहुत सारी चीजें, बट इतना तो कम से कम याद ही रख लो कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। चलिए अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर। अब हम देखेंगे डिटेल में सारी चीजें एग्जांपल्स के साथ।
तो देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके कोई एक सब्सटेंस बनाए। क्लियर है बात? चलिए मूविंग ऑन। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये है दो सब्सटेंस है, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे ए बी फॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो इससे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको अभी हमने बैलेंस करा था। तो इट इज अ व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज हो रही है। तो जहां जहां हीट रिलीज होगी वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, यानी कि ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। और एक और चीज याद रखिएगा, जो आपके ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी इनमें हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए अब देखिए अगला हमारे पास है एग्जांपल कार्बन का। जब कार्बन को हम हीट में मतलब कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको धुआं दिखाई देता है। क्लियर बात है? वेरी गुड। तो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। ये रिएक्शन बहुत आता है एग्जाम में, क्विक लाइम, और ये वाटर है। तो जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, और यही व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है प्यारे बच्चों, और सीमेंट में भी यूज होता है। एग्जाम में आता है कि एक सब्सटेंस एक्स है जो सीमेंट बनाने में काम आता है कंस्ट्रक्शन में, तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे चूना भी कहते हैं आम भाषा में। तो जब इसको पानी में ऐड करते हैं तो स्लेक लाइम बनता है, और यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो ये सारे क्या थे? ये सब थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपने अभी अभी देखा। क्लियर है बात? अब देखिए कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का ऐड होना, N2+3H2। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है जिससे बन रहा है NH3। NH3 इज आपका अमोनिया, इसे हम कहते हैं अमोनिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाबर प्रोसेस। ठीक है, हाबर प्रोसेस वो होती है जिससे हम अमोनिया लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं, और इसका फर्टिलाइजर में बहुत यूज होता है। क्लियर है बात? जैसे कि देखिए अगला कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो बहुत ही इजी है और आप लोग करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है? वाटर, और ये बैलेंस्ड भी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करेंगे तो वहां पे वाटर फॉर्म होगा, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जैसे देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 में वाटर ऐड करा तो बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ज्यादातर एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक यानी कि इनमें से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर है बात? जैसे जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, आप यहाँ आई टैब में जाके जल्दी से वीडियो देख लीजिएगा, या वीडियो के एंड होने के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे आई टैब में तो सारी वीडियोस एक साथ आ जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। बस मन लगा के पढ़ाई करिए। लाइफ का मतलब है दुनिया में आए तो कुछ करके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम क्लास में टॉप बनेंगे, बट लाइफ में तो टॉप करके जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स दीजिए, क्योंकि जो आपके एफर्ट्स है कभी वेन में नहीं जाएंगे। इट इज ऑलवेज बी विद यू। मन लगा के पढ़ाई करिए और आप लाइफ में जरूर सक्सेस पाएंगे। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। क्लियर है बात? हम बार बार देख चुके हैं इसको। अब नेक्स्ट रिएक्शन आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन? डीकंपोजिशन। यहां पे एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। ओके, तो चलिए देखिए यहां पे क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी एलिमेंट्स और स्मॉलर कंपाउंड्स। मतलब इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसका नाम है डीकंपोज करना। डीकंपोज मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए जैसे ए बी एक साथ थे,
इनका रिएक्शन हुआ, कुछ हुआ इनमें जिनकी वजह से ये अलग अलग हो गए, बेचारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ए और बी। जहां पे ए बी सिंगल रिएक्टेंट था बट प्रोडक्ट क्या है, दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ही होंगे। क्लियर है बात? चलिए मूविंग ऑन। चलिए ये एक तरीके से बोले शॉर्ट में अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन है। तो देखिए यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वन रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट। अगला क्या है, रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे तो हम वो तीन फॉर्म में देंगे जो अभी हमने बात करी थी, या तो हीट की फॉर्म में थर्मल डिकम्पोजिशन, या लाइट की फॉर्म में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या थर्ड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए वही है, और ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। जहां पे एनर्जी मिलती है दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे एनर्जी हमें देनी पड़ती है दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात? देखो कई बच्चे बोल सकते हैं भैया मैग्नीशियम रिबन को भी तो हमें हीट देनी पड़ी थी, बट वो इनिशियली हमें देनी पड़ी थी, उसके बाद वो खुद ही जल रहा था और बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉमन इन लैबोरेटरीज, नेचर एंड इंडस्ट्री। तो देखिए अब हम इसकी बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन का बहुत ही प्यारा, बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो लाइमस्टोन को डेल्टा का मतलब जो दिख रहा है इसका मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। तो जब हमने इसको हीट करा तो हमें दो चीजें मिली, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको दिख रहा है कि एक सब्सटेंस दो चीजों में ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस में। सो इट इज अ विच काइंड ऑफ रिएक्शन? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। एंड दिस कम्स नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जैसे यहां पे दिख रहा है आपको लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखना है PbNO3 होल ट्वाइस। PB लिखो जल्दी से, PbNO3 होल ट्वाइस, वरना एग्जाम में जाके 2 भूल जाते हैं, 3 भूल जाते हैं, 3 2 इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो PbNO3 होल ट्वाइस, ये 2 इसको बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है कोफिशिएंट। मेन फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का ये है PbNO3 होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वहां पे बनता है लेड ऑक्साइड, PbO। देखो यार 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन। तो ये 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और तीनों याद रखना बहुत जरूरी है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करती है। ब्राउन फ्यूम, फ्यूम माने धुआं समझ लो। तो ब्राउन, कई बार आता है कि एक सब्सटेंस एक्स को हीट करा और वहां से ब्राउन फ्यूम्स निकली, बताओ क्या है सब्सटेंस एक्स? तो सब्सटेंस एक्स हमारा लेड नाइट्रेट है, क्योंकि जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट करा तो वहां पे हमें मिला लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्लियर है बात? और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर के धुआं प्रोड्यूस करती है। इसको भी जल्दी से आई टैब पे जाके इसको देख लेना, ये सारे प्रैक्टिकल कर रखे हैं। हमारी क्लासेस में सिर्फ थियरी नहीं होती, हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, बट अभी ये परफेक्ट शॉर्ट सीरीज है तो हमें मेन फोकस आपकी नॉलेज पे करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हम बहुत करते हैं, क्यूरियोसिटी फ्लो इसीलिए बना है कि यहाँ पे बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप की जाती है। यहाँ पे साइंस को रटाया नहीं जाता है, यहाँ पे साइंस को समझाया जाता है, साइंस को दिखाया जाता है, साइंस को फील कराया जाता है, और जो बच्चा फीलिंग के साथ पढ़ता है वो कभी नहीं डरता है। ठीक है, चलिए, इसलिए हमारे बच्चे एग्जामिनेशन से नहीं डरते, वो तो एंजॉय करते हैं। चलिए अब देखिए अगला है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो चलिए कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड ही रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहां पे भी हम एनर्जी देंगे बट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, जहां पे एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसे कहा जाता है और ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है बात? तो अब हम देखते हैं मेन चीजें। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस इस तरीके से किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इस तरीके से। अब हम इसमें कुछ कमाल की चीजें पहले देखते हैं, पहले समझते हैं। देखिए ये एक बैटरी है, बैटरीज का 2 टर्मिनल होते हैं, आपको पता है। एक टर्मिनल होता है नेगेटिव और एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कहा जाता है कैथोड। क्या?
कैथोड, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे कहा जाता है एनोड, ANODE, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करे, एक एनोड से और एक कैथोड से, और यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ये पाया कि जो कैथोड है यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वहां पे गैस निकल रही है हाइड्रोजन, यहां पे गैस निकल रही है हाइड्रोजन, बुलबुले निकल रहे हैं हाइड्रोजन के। और वहीं पे हमने ये पाया कि जहां पे एनोड है पॉजिटिव चार्ज, वहां पे मिल रही है हमें ऑक्सीजन। क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। बट हमने सिर्फ इतना ही नहीं पाया, हमने ये पाया कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा निकल रही है, मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने फॉर्मूला लिखा था 2H2O 2H2 प्लस O2, यानी सेम वॉल्यूम में, मतलब सेम वाटर मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का निकलेगा। क्लियर है बात? इसीलिए हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट द कैथोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट द एनोड। तो कई बार ऐसे पूछ सकता है कि ज्यादा गैस यहां पे इकट्ठा हुई है, बताओ वो एनोड होगा या कैथोड होगा। तो अपने आप समझ जाना है कि जहां ज्यादा गैस लगी निकली है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहां निकलता है? कैथोड पे, और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, ऐसे रटने वाले नहीं आएंगे। तो चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो सब अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेने का, सब भगवान जी देख रहे हैं बेटा, तुम मेहनत करो बस, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, जो अभी हम बात कर रहे थे। ऐसे समझो कि रिडक्शन का मतलब होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आता है 2H+, वो दो इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि ये तो कैथोड क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, लिए और हाइड्रोजन निकल गए। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। क्लियर है बात? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वहीं पे एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, ओवरऑल रिएक्शन आपको ये याद रखनी है, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये भी याद रखना नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। इतनी डिटेल्स में कोई नहीं बताएगा, बट ये बहुत जरूरी है। और याद रखना कैथोड पे होता है क्या? रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। जय बजरंगबली, जय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय हो। तो चलिए पढ़ाई करिए। देखिए ऑब्जर्वेशन हमने यही देख लिया कि वॉल्यूम रेशियो क्या है, हाइड्रोजन गैस लगभग ट्वाइस है ऑक्सीजन गैस के। हाइड्रोजन, अब देखो हम गैस को कैसे चेक करेंगे कि कौन सी गैस, मतलब जो निकल रही है गैस वो हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन ही है या कुछ और है। तो देखिए पॉप साउंड टेस्ट होता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट, की जब हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं लिट स्प्लिट, यानी मतलब ऐसा समझिए कि उसके ऊपर माचिस की तिल्ली लेके आएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगी, वो एक्सप्लोसिव होती है तो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है? जैसे कि एक माचिस की तिल्ली वो बुझ चुकी है, बस थोड़ी लाल लाल है, तो अगर हम उसे ऑक्सीजन के पास लेके आएंगे तो उसमें दोबारा से फ्लेम आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है आग को लगने में। सो रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। रिकिंडल का मतलब होता है उसके अंदर दोबारा से आग लगा देती है, बुझी हुई चिंगारी को जला देती है, ठीक है। रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चा पार्टी, यू आर वेरी स्मार्ट। चलिए तो बढ़िया। तो देखो 2:1 वॉल्यूम वही कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन एटम होता है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन क्या है? देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन, मतलब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स के लिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इसी की मदद से हम ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। और इसी का यूज किया जाता है एजुकेशन में, मतलब आई टैब पे जाओ और देख लो वीडियो, मतलब क्लास में प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हमारे पास, देखिए अब आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या मेरे प्यारे बच्चों? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अभी जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मेरे प्यारे बच्चों, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बस यहाँ पे जो एनर्जी हम देंगे वो होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आपके पास है ब्रेकडाउन यूजिंग लाइट में, किसका एग्जांपल? सिल्वर क्लोराइड का, दैट इज AgCl। तो मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चों, तो देखिए जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, इसका जो कलर होता है वो लगभग व्हाइट होता है। क्या? व्हाइट कलर का होता है ये।
तो जब हम इसमें सनलाइट पास करते हैं तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब एनर्जी मिली जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो सनलाइट का एजी हो जाते हैं और इसका कलर होता है लगभग ग्रे। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कलर होता है ग्रे। तो एग्जाम में आता भी है कि इसमें कलर क्या चेंज होता है, तो आपको लिखना है व्हाइट से ग्रे हो जाता है, क्योंकि जो सिल्वर होता है चांदी वो ग्रे ही कलर का तो होता है सिल्वर, ओके। और क्लोरीन गैस अलग निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है थर्मल कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगला एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr। तो ये 2 बैलेंस करने के लिए है। तो AgBr में भी जब सनलाइट जाती है तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, यहां पे भी सिल्वर का कलर ग्रे ही है, ठीक है, वेरी गुड। जय बजरंगबली, जय मां सरस्वती। अब देखिए दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो भी ये रिएक्शंस हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है इनका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। मतलब जो पुराने टाइम में जो कैमरेज होते थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रील में फोटो क्लिक करते थे, तो उनके अंदर इस तरीके से केमिकल्स ये सब यूज होते थे बहुत ही पहले वाले टाइम में। अब डिजिटल कैमरा में नहीं यूज होता है, ठीक है। अब तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सिग्नल्स पे काम करती है, जीरोस एंड वंस पे। तो चलिए हमने ओवरऑल देख लिया और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं बता देता हूं छोटा सा। देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो CaCO2 मिला, थर्मल डिकम्पोजिशन। वाटर का हाइड्रोजन O2 मिला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन मिला, यह है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और एक ये पोटेशियम क्लोरेट कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या मिलेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन KClO3। तो इसका जो हम पोटेंशियल करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। क्लियर है बात। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं एटम्स के, जिसकी वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम देख चुके हैं हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो थर्मल हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिक करंट, फोटोकेमिकल में लाइट। फोटो मतलब लाइट होता है यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे देखिए एनर्जी चेंजेस इन रिएक्शन। एनर्जी चेंजेस इन रिएक्शन जो अभी हमने आपको बताया था, जैसे कि आइसो कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जहां पे हीट रिलीज हो रही हो, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग राइजेस, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे iTab पे जाके देख लो प्रैक्टिकल, ये सब बच्चों मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो के एंड में देखना, भी पढ़ाई करो। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है बट प्रैक्टिकल हमने कर रखा है तो एक जोश रहता है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन। तो जैसे CH4 है, जब इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मतलब ये आग पकड़ता है और यहाँ पे CO2 वाटर और हीट निकलता है। सो इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं पे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। एब्जॉर्ब्स हीट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फॉल्स, मतलब घट जाता है। जिसमें क्या दे रखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तब जाके CaO और CO2 बनेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप नहीं होगा, हमें हीट देनी पड़ेगी, तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके ये फॉर्म होगा। वेरी गुड स्मार्ट चिल्ड्रन। चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं मेन कहानी पे, हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। तो देखिए दिल लगा के देखिए क्या है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जो अभी मैंने कहते हैं आपको अभी बताया था, किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन घट रहे, लॉस हो रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या तीसरी चीज है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इन्हीं 3 चीजों को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो, या तो ऑक्सीजन गेन हो, या तो हाइड्रोजन लूज हो। इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। अब इसी का अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास वो बचेगा रिडक्शन। क्या बचेगा, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि रिडक्शन वहां होगा जहां पे या तो ऑक्सीजन लूज हो रही है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, या तो हाइड्रोजन गेन हो रहा है। वेरी वेरी गुड, क्लियर है बात। तो देखिए इसे याद रखने का ये है ऑयल रिग। ऑयल रिग
ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, बट इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है ये, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, लॉस किसका? ऑक्सीजन का नहीं, हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रॉन का, समझ गए ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ना है और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलना है, और बाकी दोनों उल्टे उनके, ठीक है। चलिए, अब आती है अगली बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिए प्यारे बच्चों, कई बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब समझो, आपने LIC एजेंट देखे होंगे। क्या LIC एजेंट खुद ही LIC खरीद रहे होते हैं अपनी? नहीं ना, वो दूसरों को सेल कर रहे होते हैं। वो एजेंट है जो दूसरों को LIC दे रहे हैं। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उसको ऑक्सीजन देते होंगे, भाई तू ऑक्सीडाइज हो जा, या फिर उसके अंदर से हाइड्रोजन खींच लेते होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन निकालना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन देना भी ऑक्सीडेशन है। तो यही दो चीजें करते होंगे, क्लियर है। वही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो या तो किसी में से ऑक्सीजन खींच लेते होंगे, मतलब उसको रिड्यूस करते होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन निकालेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते होंगे, ले भाई हाइड्रोजन और रिड्यूस हो जा, समझ गए। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, और खुद क्या होंगे? उसका उल्टा। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। जैसे कि आप सीरियल्स में देखते होंगे कि ट्रक के आगे कोई जा रहा है, पीछे से कोई आया, उसने धक्का दिया, वो बच गया बेचारे का, वो ठुक गया जिसे बचाने गया था, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो गया। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है। चलिए, अब जैसे देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे Fe2+ है वो Fe3+ में बदल गया, मतलब यहां पे क्या हुआ? Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, तो Fe2+ से Fe3+, ये है ऑक्सीडेशन। यहां पे इनका आयन का नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। वहीं पे देखिए जैसे कॉपर आयन है Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गया कॉपर एटम। कॉपर आयन से कॉपर एटम, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाएगा रिडक्शन। क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बहुत मजा आएगा, दिल लगा के पढ़ने का है। चलिए, क्यूरियोसिटी फ्लो ऐसे ही थोड़ी ना खोला है हमने। क्यूरियोसिटी फ्लो में क्यूरियोसिटी जगाई जाती है पढ़ाई के प्रति। आई एम इन लव विद साइंस। चलिए पढ़ाई करिए, मन लगा के देखिए। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। लेट अस सी दिस। क्या है इसका मतलब? डेफिनेशन, अ लिस्ट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हम एक मेटल की लिस्ट बनाएंगे जहां पे सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल सबसे टॉप पे होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम लाइन चलती रहेगी, ठीक है ना। जैसे क्लास में लाइन लगी होती है, सबसे पहले छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यहां पे उसी का अपोजिट है, सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव पहले, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपके पास, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान से देखिए, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसे बस रेफरेंस पॉइंट के लिए रखा हुआ है, चेक करने के लिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इसे याद रखने का एक तरीका है, देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। मतलब क्या समझे? काशी से के, नाथ से Na, का Ca, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, फीके Pb पकाता है। याद हो गया? और इधर तो फिर ये सिंपल से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। क्लियर है बात? अब अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, वहां पे बहुत काम आएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा देता है। निकलो भाई, मैं आ चुका हूं। तो सिंपल सी बात है, जैसे देखिए जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम को हटा सकता है, बट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्लियर है बात? समझे? मतलब ऐसे समझो भाई, क्लास में टीचर बच्चे को बाहर निकाल सकता है, बच्चा टीचर को नहीं निकाल सकता, बिकॉज टीचर इज मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल। क्लियर है बात? चलिए, जय बजरंगबली, जय हनुमान। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जिंक है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है। तो जिंक क्या है? देखिए जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट में क्या हुआ? यहां से ये रिमूव हो गया कॉपर,
क्यों? क्योंकि जिंक वहां जुड़ना चाहता है, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिससे बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। यहां पे कलर भी चेंज होते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। जिंक इज अबव कॉपर, तो इसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, बट यहां पे जब ये जिंक सल्फेट बनता है तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो कई बार कलर से भी पूछा जाता है और कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब जैसे देखिए यहां पे अब मेन चीज यहां पे आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं और भी रिएक्शंस लिखवाता हूं आपको थोड़े से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैं वो बताता हूं आपको। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है CuSO4, इसके साथ हमने मिला दिया आयरन। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो यहां पे क्या होगा? आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पे अब क्या होगा? देखिए यहां पे बनेगा आपका FeSO4 प्लस कॉपर हमारा बेचारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये CuSO4 है ये एक्चुअली ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं जैसे ये है, सो दिस इज योर ब्लू एंड दिस इज मेरे प्यारे बच्चों योर ग्रीन। क्लियर है बात? बढ़िया। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का और फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, तो कलर चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन कहीं पर इस तरीके से आया तो नहीं होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कभी एग्जाम में आया आपका यहाँ पे लिखा है FeSO4 और यहाँ पे लिखा है कॉपर, तो कई बच्चे यही लिख के आ जाएंगे CuSO4 प्लस Fe। बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, समझे या नहीं? समझ गए ना? बहुत बढ़िया। चलिए तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आता है आपके पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मेरे प्यारे बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमारे पास है एक लेड नाइट्रेट PbNO3। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये भी आप आई टैब पे जाके देख लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो अब एक रियल में एग्जांपल लेके करते हैं। देखिए जैसे PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको रिएक्ट करवाया हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए ये जो लेड आयोडाइड है मेरे प्यारे बच्चों, ये येलो PPT फॉर्म करता है, येलो PPT। यानी कि जो लेड आयोडाइड है इट इज अ प्रेसिपिटेट। क्लियर रहेगा? इट इज अ प्रेसिपिटेट, याद रहेगा ना? तो इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और दिखाता हूं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। कैसे? देखिए जैसे कि हमारे पास है एक, यहाँ पे हम व्हाइट कलर कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास है एक NaOH और इसमें हमने मिक्स कर दिया HCl। तो यहाँ पे क्या होगा? Na के साथ Cl जुड़ जाएगा और OH के साथ H। तो यहाँ पे हमें बनेगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। बट ये जो NaCl है ये प्रेसिपिटेट नहीं है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसीलिए इसे कहा जाता है व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, न्यूट्रलाइजेशन देख लिया एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिया। वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा देखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कोरोजन। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो।
कोरोजन क्या होता है, देखिए कोरोजन किसी भी मेटल का हो सकता है, चाहे वो आपका कॉपर हो, सिल्वर हो, इवन गोल्ड। गोल्ड मतलब बहुत स्लो रेट से होता है बट होता है, ठीक है ना। उनका रंग उतर जाता, मतलब रंग डल पड़ जाता है समय के साथ, काफी समय के बाद, ठीक है। बट जो बाकी के मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, तांबा हो गया, जो हमारा कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, और आपका एल्यूमिनियम हो गया, तो इन सब में बहुत जल्दी जंग लग जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है कोरोजन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मतलब कोरोजन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, पानी भी होनी चाहिए और हवा भी होना चाहिए, तो उसे मॉइस्चर कहा गया है क्योंकि मॉइस्चर एयर और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। वेरी गुड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बन गया, Fe2O3XH2O, इसी को हम कहते हैं रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, जहां पे X का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्लियर है बात। तो इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना, या उसमें पेंट कर देना, या उसमें ऑयल कर देना, या फिर उनका अलॉय बना देना। अलॉय मतलब दूसरे मेटल्स को उसमें मिक्स कर देना, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसी चीज को हमने बहुत डिटेल से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कराया, तो उस वीडियो में आप जाएंगे तो बहुत डिटेल में मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग है, बस बताया गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला है हमारे पास रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है शॉर्ट में, जब आपका जैसे हमारा खाना होता है, आपने देखा होगा कि कुछ समय तक रह जाए तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, अच्छा नहीं होता बहुत, ठीक है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब जो एयर की वजह से जो ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल और फैट का, जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडोर, मतलब स्मेल भी बदल जाती है और टेस्ट भी बदल जाता है। इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, या तो एंटीऑक्सीडेंट डालें, BHA, BHT, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल्स होते हैं जो खाने को खराब या ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, या तो हम उसको एयरटाइट पैकेजिंग करें, जैसे आपने देखा होगा एयरटाइट पैकेजिंग मतलब जिसमें हवा पास अंदर बाहर ना जा सके, या तो हम नाइट्रोजन फ्लशिंग, जैसे कि जो कुरकुरे और ये पैकेट्स आते हैं जो जिनके अंदर कुरकुरे कम और चिप्स कम और हवा ज्यादा होती है, तो जो वो हवा होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो नॉर्मल एयर नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस को उसमें फ्लश किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो आपका फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता और खराब नहीं होता, जबकि पैकेट खोल दे तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्लियर है बात, वेरी गुड। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने देख लिया था अभी। तो जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, एक और थोड़े सा आपको अच्छा करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कार्बन है, तो कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH4 बन गया, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कार्बन का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि कार्बन में क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। क्योंकि रिएक्शंस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और वहीं पे जिनमें रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन उन्हें कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे देखिए यहाँ पे Fe2O3 और 3CO, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ से Fe2O3 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है, तो Fe2O3 से Fe बन गया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव हुई, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्लियर है बात। बट इस अगर कोई पूछे इस कार्बन मोनो, देखो फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है आयरन में, कई बच्चे सोचते हैं आयरन का रिडक्शन हुआ है, नहीं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और वो रिडक्शन के बाद क्या बन गया, आयरन। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो यहाँ पे पहले एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, CO2, तो यहाँ पे एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ में चलते हैं, तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। कौन सा रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी वेरी गुड, स्मार्ट बच्चा पार्टी। अब देखिए ऑक्सीडेशन, वही सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, जो हमने बात कर ली है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, जो हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करे बट खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। क्लियर है बात। जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल लूं, यहाँ पे एक सिंपल सा,
यहीं पर देखिए, तो Fe2O3 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने CO को ऑक्सीडाइज करा और खुद रिड्यूस हो गया। जबकि CO क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे को रिड्यूस करा और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन कहीं पूछ दे तो आपको क्या करना है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो साइमल्टेनियसली वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि साथ में, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो जाता है रिएक्शन। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बड़ा कमाल का एग्जांपल है, जैसे ये H2S है, क्या H2S, तो H2S को हमने क्लोरीन के साथ ऐड करा तो इससे बना HCl और सल्फर। तो देखिए यहाँ पे H2S था, तो यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर अकेला बचा है। इसका मतलब H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। बट जो क्लोरीन था, पहले इसमें हाइड्रोजन नहीं था, अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है बात? क्लोरीन का रिडक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। कोई ये नहीं बोलेगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन। क्लियर है बात? वेरी गुड, स्मार्ट चिल्ड्रन। ठीक है, कोरोजन हमने देख लिया। जैसे ये डायग्राम देखिए, जैसे कितना जंक लगा हुआ है इसमें। तो जैसे ये एक आपका पेच है और ये नट है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या बोलते हैं, जंक लग चुका है पूरे एरिया में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है बात? वेरी वेरी गुड। और ये काफी डेंजरस होता है, क्योंकि इससे काफी ब्रिजेस खराब होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है ना। रस्ट का फॉर्मूला भी हमने देखा, Fe2O3XH2O, और इसको रिड्यूस करने का तरीका हमने देख लिया, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑक्सीड रेंसिडिटी में देखिए, फ्रेश ऑयल कितना प्यारा लग रहा है, रेंसिड ऑयल कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज रेंसिडिटी, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड, जिससे बहुत गंदी स्मेल आती है और खाने का हेल्थीनेस भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑयल एंड फैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और टर्न रेंसिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो हम जो अभी बात करी थी, एयर टाइट कंटेनर में रख के, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के या एयर टाइट कंटेनर में रख के, ठीक है ना। और दूसरा, इसके अंदर हम नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, ये नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, ये माइंड मैप है, इसको जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे नोट्स। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो हमने बोर्ड पे करा है ये भी मिल जाएगा, और जो सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप बस दिल लगा के पढ़ाई करिए और मन लगा के सीखते रहिए। क्वेश्चंस की हम अलग से बनाएंगे, इसमें हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा है। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों। तो जाते जाते इस चीज को देखते जाओ। जैसे देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके इफेक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रेंसिडिटी हो सकती है, इसको प्रिवेंट करने के तरीके, रिडक्शन से कोरोजन। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होती है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक बना देती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है अपने सॉल्यूशन से बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल। डिकम्पोजिशन में हमने देखा कि डिकम्पोजिशन में एक ही चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने देख लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है। वेरी वेरी गुड। तो दिस इज इट। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने समझ लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने चाहिए। एनर्जी एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक, ठीक है, थर्मोकेमिकल चेंज एनर्जी अगर रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। रिएक्शंस में हमने देख लिया ये सारी चीजें, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, जो अभी हमने करा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, उनको उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, जिसे हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूले। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपने इसको समझा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। फोड़ के आना, आग लगा के आना और नई नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री कृष्णा।